दोस्तों कहते हैं किसी की सुंदरता उनकी आंखों में देखिए, ना कि उनकी शारीरिक बनावट पर, क्योंकि किसी के भी दिल में उतरने का रास्ता उनकी आंखों की खिड़की से होकर जाता है और इसी वजह से आंखों का अपना महत्व है। आज हमारी एक्सपर्ट की राय के अंदर हमारे साथ में जुड़ रही हैं एमबीबीएस एमएस डॉक्टर सोनिया शर्मा जी, जिनका अपना हॉस्पिटल है मीरा साइड एक्सपर्ट आई केयर सॉल्यूशंस के नाम से हमारे जनकपुरी C5C में। स्वागत है सोनिया शर्मा जी हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू लवली जी, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस टॉक शो में बुलाया। जी मैडम, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए और अपने दर्शकों का ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे। सबसे पहला सवाल मैडम आपसे ये है कि आजकल जैसे आफ्टर कोविड या कोविड के कारण जितने स्कूल्स बंद हैं तो सभी बच्चों के ऊपर प्रेशर आ गया है मोबाइल फोन्स पे या लैपटॉप पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस करने का। तो इतना ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है बच्चों का डायरेक्टली स्क्रीन से, तो इससे बच्चों की आंखों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है और उससे हम कैसे बचा सकते हैं? जी हाँ, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि बच्चे आजकल स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी लर्निंग और एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ज्यादातर हम ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस यूजुअली 2 से 4 घंटे चलती हैं। बीच बीच में उनमें ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि लगातार स्क्रीन पे जब बच्चे देखते हैं और वो भी अगर छोटे स्क्रीन पे देखते हैं तो आंखों पे जो स्ट्रेन है वो बहुत पड़ता है, क्योंकि छोटे स्क्रीन में जो लिखावट है या जो देखने के लिए आंखों को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी कि जब भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें थोड़ा बड़ा स्क्रीन दें, या तो हमें लैपटॉप दें या टीवी से भी और जो केजी नर्सरी केजी प्री प्राइमरी प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर हम अपने टीवी पे अगर उनको कास्ट कर दें तो इट विल बी द बेस्ट। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बहुत ही जैसे कंटिन्यूअस हम स्क्रीन पे देखते हैं तो आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि हमारी आंखों की ब्लिंकिंग या पलक झपकना कम हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि बीच बीच में बच्चे ब्लिंक करते रहें, रूल ऑफ 20 फॉलो करें, यानी हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखें। बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया, बहुत अच्छा रिलैक्स देयर आईज। तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। बाकी एजुकेशन तो कंटिन्यू करनी है, तो वी कैन नॉट स्टॉप दैट। ओके मैडम। कहते हैं खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होनी चाहिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग सबसे ज्यादा एक सवाल पूछते हैं जब भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो माएँ पूछती हैं डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का चश्मा कब उतरेगा, या हम लोग भी पूछते हैं कि ये चश्मा लग तो गया है, इसको कब तक लगाना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों का क्या जवाब देंगे मैडम आप? देखिए, मैं जो भी पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि हमारे बच्चे को चश्मा लग गया, उतरेगा कब, तो सबसे पहले यही कहती हूँ कि जो बच्चों के चश्मा लगता है ये कोई बीमारी नहीं है। इट इज जस्ट कि उनकी आंख का साइज जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा है, जिसके कारण उनको चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो अभी क्या जरूरी है कि वो चश्मा लगाए जिससे कि उनकी आंख में जो इमेज है वो क्लियर जाए। ठीक है। तो वो इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हो, और वो डेवलपमेंट 6, 7, 8 साल की उम्र से आगे नहीं हो पाता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे जो भी नंबर है वो लगाया जाए, जिससे कि बच्चों के ब्रेन में क्लियर इमेज जाए और ब्रेन डेवलप हो पाए। और उसके बाद एक एज के बाद जब बच्चों का नंबर स्टेबल हो जाता है अराउंड 18 साल के बाद, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि लेसिक या किसी दूसरे, आजकल तो बहुत सारे सेफ प्रोसीजर्स हैं, आप चश्मा हटा सकते हैं। पर जब तक आपका नंबर स्टेबल नहीं हो रहा है तब तक चश्मा लगाना चाहिए। जी 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 जी। दोस्तों कहते हैं कि शादी से पहले आंखें खोल के रखिए और शादी के बाद एक आंख बंद करके रखिए यदि आपको अपनी गृहस्थी को चलाना है। तो इन्हीं चुलबुले सवालों के साथ में
मैडम के साथ में एक अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ कि कोविड के बाद में लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है कि एक आंख उनकी रेड हो रही है, या फिर एक जो नई बीमारी ब्लैक फंगस आई है उसके कारण भी आंखों की आईसाइट के अंदर उनको काफी प्रॉब्लम आ रही है। मैडम उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? जी, तो कोविड के बाद जो सबसे कॉमन आई इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन या उसके बाद भी, वो सबसे कॉमन है कंजंक्टिवाइटिस या आंखों के ऊपर आने वाली जो पारदर्शी झिल्ली होती है एक, उसके इन्फेक्शन का, जिसको पिंक आई भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन नहीं है। इट इज स्लाइटली इरिटेटिंग बिकॉज आंख में खारिश होती है और आंख हल्की लाल हो जाती है, जिसके लिए आप अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। आपको उसके लिए मेडिकेशन दी जा सकती है और जिससे आप मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है कंजंक्टिवाइटिस में। बट ये जरूर है कि आपको आप रब ना करें, आंखों पे गंदे हाथ ना लगाएं, क्योंकि उससे फिर ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है। मैडम इसी से रिलेटेड एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आने वाला जो सीजन है, मानसून का सीजन है, रेनी सीजन है, इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लोगों को आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है या आई फ्लू हो जाता है, उसके लिए हम लोग अपनी आंखों को कैसे ध्यान रखें? जी, ये आई फ्लू भी कंजंक्टिवाइटिस ही है और यूजुअली मॉनसून सीजन में इसलिए होता है क्योंकि ये जो सीजन होता है ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है बैक्टीरिया या वायरस की ग्रोथ के लिए, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और मॉइस्चर जो क्लाइमेट में होता है। तो इसके कारण सभी तरह के इन्फेक्शन इस सीजन में बहुत कॉमन होते हैं। और यूजुअली आंखों में कंजंक्टिवाइटिस या पलकों का इन्फेक्शन, जिसको ब्लेफराइटिस कहते हैं, या फिर स्टाई या गोराई जिसको कहते हैं, जिसमें एक फुंसी सी आंख की पलक पे हो जाती है, ये सबसे कॉमन है। और यूजुअली बारिश के टाइम होती है, ज्यादातर बारिश के टाइम पे ज्यादा होती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन बैक्टीरिया ग्रो करने का जो एनवायरनमेंट है वो उनके फेवरेबल हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है हाइजीन मेंटेन करना। ठीक है, अपने हाथों को हम साबुन से धोते रहें, हाथ से आंख पे रब ना करें या गंदे हाथ आंख पे ना लगाएं, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू। कहीं बाहर से आ रहे हैं, मान लीजिए रेन वाटर आंख में गया है या कुछ डस्ट गई है, तो आके तुरंत आंखों को वॉश कर लीजिए और जिससे कि आपकी आंखें कंफर्टेबल हो। जी जी जी, ठीक है जी। दोस्तों, कहते हैं आंखों का एक अपना शब्दकोश होता है, यानी कि आंखों की अपनी भाषा होती है, और जो इस शब्दकोश के शब्दों को पढ़ने में कामयाब हो जाता है वो पूरे जीवन इस चीज का आनंद उठा सकता है और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकता है। इसी से रिलेटेड मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैडम, कई बार क्या होता है घर में किसी को चोट लग जाती है आंखों में, या कोई चीज आंख में गिर जाती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले आंख को ऊपर उठा के उसको निकालने की कोशिश करते हैं या रगड़ते हैं या कुछ करते हैं। तो आइज इमरजेंसी के अंदर मतलब सबसे पहले हम लोग क्या फर्स्ट एड करें उसको आंख को बचाने के लिए? बिल्कुल, आंखों में जो इंजरी होती है या ट्रॉमा होता है वो 2-3 तरह के हो सकते हैं। या तो किसी चीज से इम्पैक्ट, फोर्सफुल इम्पैक्ट लगता है किसी चीज से, जिसको हम ब्लंट ट्रॉमा कहते हैं। या कभी कोई केमिकल या कोई डस्ट कुछ आंख के अंदर चला जाता है, उससे इंजरी होती है आंख को। या फिर कभी कोई शार्प चीज आंख के अंदर चली जाती है, जिससे आंख में कट लग जाता है या चांसेस है कि आंख में पंक्चर हो गया। तो इन सभी चीजों में हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो, और अलग अलग इंजरी का थोड़ा अलग है, ध्यान रखना है। अगर ब्लंट इंजरी हुई है, किसी तरीके का कट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप आइस बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। परंतु अगर आपको लगता है कि सूजन ज्यादा है या नजर में कमी आई है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आंख को किसी भी हालत में रब नहीं करना है और दबाना नहीं है। सेकेंड पॉइंट, अगर आंख में कुछ गिर जाता है, कुछ केमिकल गिर गया या कोई डस्ट गिर गई या कोई किसी तरह का पाउडर गिर गया, चूना गिर गया, उस केस में क्या करना है आपको, आंख को जितना जल्दी हो सके साफ पानी से, चाहे वो नल का पानी हो, पर रनिंग वाटर से कम 15 से 20 मिनट तक धोना है। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल। कोशिश ये करनी है, आंख को रब नहीं करना, जस्ट वॉश करना है आंख को, ताकि जो भी लूज मटेरियल है वो आंखों से निकल जाए और तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं।
जी, इसमें भी आंख को रब नहीं करना है, बस आराम से वॉश करना है आंख को। जी। अगर आंख में किसी शार्प चीज से इंजरी हो जाती है या कुछ पेंसिल लग गया, कुछ भी लग गया और आंख में कुछ है, तो भी उसको निकालने की कोशिश कभी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अगर हो सके तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई छोटी चीज है और आप चाहते हैं कि आंख में और इंजरी ना हो और प्रेशर ना हो, तो पेपर कप होता है, पेपर कप को आप आंख के ऊपर रख के एक टेप लगाएं और इमरजेंसी जा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज आपने बताई। मेकशिफ्ट शील्ड, आई शील्ड, जिससे कि अगर कोई भी चीज और लग के आंख को और नुकसान और ज्यादा डैमेज नहीं होगा उससे। भी आंख में कभी कोई ड्रॉप नहीं डालनी है, अपने आप से कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाना है, क्योंकि थ्रू दिस ड्रॉप या ऑइंटमेंट आंख के अंदर इन्फेक्शन ट्रिकल कर सकता है। आपको सीधा इमरजेंसी जाना है, उस चीज को अपने आप आंख से नहीं निकालना है, क्योंकि उससे ज्यादा इंजरी हो सकती है। तो आप हॉस्पिटल जाइए, वहां आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। लेट डॉक्टर डू देयर वर्क। जी जी, तो दर्शकों आप भी ध्यान से देख लीजिए, बाई चांस ईश्वर ना करे यदि कोई आइज इंजरी हो जाती है तो घर में डॉक्टर ना बने, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर के पास में जाना है आपने। तो अब अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि कितने इंटरवल के बाद में हमें बिना किसी कारण के भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? क्या ये रेगुलर कुछ ऐसा टाइमिंग होना चाहिए हमारे को कि चलो डॉक्टर साहब को दिखा देते हैं? जी हाँ, एक रूटीन आई चेकअप बहुत जरूरी है आपकी आई हेल्थ और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एक आई चेकअप करने से हम बहुत सारी चीजों को बहुत अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, जिससे कि वो आगे नुकसान ना करें। तो एनुअल आई चेकअप एक बहुत जरूरी एग्जामिनेशन है, जिससे कि आप अपने ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई बच्चा है, जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो एट बर्थ और 6 महीने बाद, बर्थ के 6 महीने बाद एक रूटीन आई चेकअप जरूर करवाना चाहिए। उसके बाद 3 साल या प्री स्कूल की एज में एक रूटीन आई चेकअप बच्चे का होना चाहिए। और उसके बाद आफ्टर एवरी 1 to 2 years, इफ एवरीथिंग इज फाइन, तो ये आपको शेड्यूल फॉलो करना है। अगर किसी आई चेकअप पे कोई प्रॉब्लम आती है या कभी बच्चे का नंबर आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको बताया जाएगा, उस हिसाब से आपको और फ्रीक्वेंट आई चेकअप करवाने पड़ेंगे। पर ऑन अ रूटीन इसके बाद आफ्टर दिस एवरी 1 to 2 year आपको आई चेकअप करवाना चाहिए। और एक एज आती है अराउंड 50 to 60 के बाद, क्योंकि उसके बाद आंख में कुछ कंडीशंस का जो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, देन आंख में ग्लॉकोमा, कैटरेक्ट, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में 60 की एज के बाद ईयरली आई चेकअप इज अ मस्ट। ठीक है मैम, ठीक है जी, बहुत आपने सटीक जवाब दिया इस सवाल का। दोस्तों कहते हैं कि बिना पूछे ही सुलझ जाती है कुछ सवालों की गुत्थियां, क्योंकि कुछ आंखें इतनी हाजिर जवाब होती हैं। तो मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई लोगों का तमन्ना होती है कि हम लोग मरने के बाद भी दुनिया देखें, तो आप कैसे लोगों को इस चीज के लिए मोटिवेट करेंगे कि अपनी आंखों को वो डोनेट करें, जिससे कि मरने के बाद भी इस दुनिया को देखते रहे वो? जी, आंखों में इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अंधेपन का शिकार हैं, और उनमें से बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो कि ठीक किया जा सकता है, और जिसको कि हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो वो जो है जो आप अगर आंखें दान करते हैं तो आपकी 2 आंखों से 2 लोग ये दुनिया को और कुछ दिन देख सकते हैं। जी जी जी, मतलब आपकी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ बिल्कुल, अगर एक इंसान नेत्रदान करते हैं तो उससे आप 2 लोगों को, और आजकल जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है उससे 2 से ज्यादा लोगों को भी आप रोशनी दे सकते हैं, क्योंकि जो हम कॉर्निया यूज करते हैं उसको भी हम अलग अलग कंपोनेंट वाइज यूज कर सकते हैं अलग अलग पेशेंट में। ओह वेरी गुड, ये तो जो है एक आम इंसान को पता ही नहीं था, अभी तक तो सिर्फ यही पता था कि 2 लोगों को जो है आंखों की ज्योति मिल जाती है। पर 2 लोग को तो आप दे ही सकते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है।
जी जी जी। तो अगर आप आई डोनेट करना चाहते हैं तो इट इज वेरी इजी, कोई बहुत पेपर वर्क नहीं है, कुछ वो नहीं है। आपको अपने रिलेटिव्स को, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये क्लियर करना है कि मैं नेत्रदान करना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी आई प्लेज फॉर्म आप किसी भी आई बैंक में साइन करके जाएं या कुछ भी करके जाएं, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि जब समय आए तो आपकी फैमिली उस आई बैंक को इन्फॉर्म करे, आपकी जो विश है आई डोनेट करने की उसको ऑनर करे। हाँ, तो अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भी भरा है, अगर आपकी फैमिली कांटेक्ट करती है आई बैंक में, तो दे विल कम एंड दे विल टेक द आइज। कहते हैं सस्ती मेरे शहर में शराब हुई है, क्योंकि उनकी आंखें बेनकाब हुई है। दोस्तों, यह थी हमारे साथ में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनिया शर्मा जी, जिनसे आप अभी रूबरू हुए। सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया अपने इतने टाइट शेड्यूल से हमारे दर्शकों के लिए। मैं चलते चलते आपसे अंतिम सिर्फ ये सवाल अपने YouTube के दर्शकों के लिए, जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए पूछना चाहूंगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, यदि वो आपके क्लिनिक पे आते हैं तो आपकी तरफ से क्या उन्हें कुछ रिबेट मिल सकती है? जी बिल्कुल, अगर आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स हमारे क्लिनिक में आते हैं तो उनको हम 50% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट विजिट देंगे। वेरी गुड। और अगर कोई सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है और उनको ट्रीटमेंट करवाना है, तो हम उसका चैरिटेबल रेट पे भी ट्रीटमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना एक सामाजिक चेहरा भी दिखाया। डॉक्टर्स तो वैसे भी सोशल होते हैं, लेकिन उसके साथ में एक प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल को रन करने के बावजूद आप एक सामाजिक चेहरा दिखा रहे हैं कि कोई भी अगर सामर्थ्य नहीं है और ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो आप उनको जो है चैरिटेबल उसके अंदर भी अपनी सर्विसेज देंगे। थैंक यू वेरी मच सोनिया जी। मैं फिर उम्मीद करूंगा कभी आपसे फिर दोबारा अपने चैनल पर रूबरू होंगे कुछ और सवालों के साथ में। धन्यवाद। थैंक यू लवली जी।